तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चेयरमैन फाइनली उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे जीसीओक और एंग्री की फाइट हो रही होती है। और एंग्री चेयरमैन को देख के बोलता है, क्या वो तुम थी जिसने मुझ पे हमला किया था? और एंग्री यहाँ पे उस हमले की बात कर रहा है जो केडन उसके सर पे बैठ के किया था। और क्योंकि केडन उसके सर पे था इसलिए वो केडन को देख नहीं पाया, लेकिन चेयरमैन उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती और जीसीओक अपने मुंह साइड में घुमा लेता है क्योंकि उसको ये चीज पता होती है, पर वो किसी को बताना नहीं चाहता केडन की धमकी की वजह से। पर दूसरी तरफ एंग्री अपना अटैक चार्ज करते हुए बोलता है, काफी अच्छी कोशिश थी लड़की, लेकिन ये अटैक मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। लेकिन अचानक एंग्री एक चीज देख के काफी हैरान हो जाता है। चेयरमैन ने उसके सामने एक विंड से बैरियर बना दिया होता है जिससे एंग्री का अटैक उस तक पहुंच नहीं रहा होता। और इस वक्त चेयरमैन काफी सीरियस लग रही होती है और एंग्री चेयरमैन का ऐसा पावर देख के बोलता है, आखिर ये चल क्या रहा है? और ये बोलते साथ वो जल्दी से पीछे हट जाता है। फिर चेयरमैन अपना हाथ को हिलाती है और फिर अपना एक अटैक चार्ज करने लगती है और फिर चेयरमैन की आंखें सफेद हो जाती है और उसके साथ वहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगता है। फिर इस चीज की वजह से वहाँ पे एक डोमेन जैसा कुछ क्रिएट हो जाता है जो देख के एंग्री बोलता है, क्या स्पेशल आइसोलेशन? और गाइस अगर आपको याद होगा तो केडन ने भी ऐसा ही कुछ एक आइसोलेशन यूज किया था, पर उसका आइसोलेशन जियोंगयू से दिखने में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जो भी हो, बैक टू द टॉपिक। और फिर एंग्री चेयरमैन को देखते हुए सोचता है, अगर ये इतने कम समय में स्पेशल आइसोलेशन को पूरा बना सकती है तो इसका मतलब ये है, कहीं तुम शिनवा से जियोंगयू तो नहीं हो? और जीसीओक एंग्री की ये सब बातें सुन के हंसते हुए बोलता है, सही कहा तूने माँ के लाडले, अब तू मरने वाला है। तूने इसके बारे में पूछा था ना, ले ये आ गई, अब ये तेरे चुत्तर पे लात ही लात बजाएगी। अब दया की भीख मांगने के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है। और चेयरमैन अपने भाई की सब उल्टी सीधी बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है और जीसीओक की बातें सुन के एंग्री बोलता है, तो अच्छा तुम ही हो जियोंगयू। उसके बाद एंग्री और भी ज्यादा पावर अप करने लगता है और एंग्री कितने प्रेशर की वजह से जमीन पे भी क्रैक्स आने लगते हैं। सिचुएशन कितना खतरनाक देख चेयरमैन जीसीओक को बोलती है, जीसीओक जल्दी से पीछे हट जाओ। जो सुन के जीसीओक बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। और फिर जीसीओक वहां से पीछे हट जाता है और अभी फाइट शुरू होने वाली है। कोरिया के सबसे ज्यादा ताकतवर अवेकनर वर्सेस दुनिया का सबसे ज्यादा वांटेड क्रिमिनल अवेकनर। और गाइस यहाँ पे मैं पता चलेगा कि जियोंगयू क्या वो सच में कोरिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर के टाइटल के लिए योग्य है या नहीं। और दूसरी तरफ एंग्री हंसते हुए चेयरमैन को बोलता है, क्या तुम्हें पता था मैं कितने लंबे समय से तुमसे मिलना चाहता था? अगर मैंने तुम्हें मतलब इस नेशन के सबसे ज्यादा ताकतवर अवेकनर को हरा दिया तो मेरा नाम भी वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट रैंक में आ जाएगा। और सच कहूँ गाइस, ये बंदा इस लाइन को ऐसे बोल रहा है जैसे कि इसके लिए एक नेशन के टॉप रैंक के अवेकनर को हराना हलवा हो। और उसकी ये बात सुन के चेयरमैन बोलती है, क्या तुम मुझे हराओगे? ये तुम्हारी औकात के बाहर है। और ये बोलते साथ चेयरमैन अपना अटैक चार्ज करने लगती है और इस मोमेंट पे चेयरमैन काफी ज्यादा कूल और खूबसूरत लग रही होती है। यार क्रश है हमारी, समझा करो। और किस किस को चेयरमैन अच्छी लगती है प्लीज कमेंट में बताओ। और चेयरमैन की ऐसी पावर देख के एंग्री काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है, आखिर ये इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे है? और इसकी पावर ये अभी भी बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे चेयरमैन अपनी वेंट की मदद से काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज कर रही होती है जिस वजह से एंग्री तो ठीक से खराबी नहीं हो पा रहा होता है। और फिर चेयरमैन अपने पावर की मदद से कुछ बवंडर जैसा क्रिएट करने लगती है और इस अटैक की वजह से तो जीसीओक को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और एंग्री उसको तो पैर ही नहीं टिक रहा होता। उसकी सारी आग ठंडी पड़ जाती है चेयरमैन के सामने और एंग्री चेयरमैन को देख सोच रहा होता है, आखिर जियोंगयू ये इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे है? और यहाँ पे चेयरमैन उसकी बेइज्जती करते हुए बोलती है, बच्चों की तरह एक्टिंग करना बंद करो। अगर तुम 100 जन्म भी ले लो तब भी तुम मेरे ओपोनेंट बनने के लायक नहीं हो। और फिर चेयरमैन उसमें एक जोरदार अटैक करती है और एंग्री उसका अटैक ब्लॉक करते हुए सोचता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम मुझे कम समझ रही हो क्योंकि मैं तुम्हारे अटैक्स ब्लॉक किए जा रहा हूँ इसीलिए। पर एंग्री का ये सब सोचने से कुछ बदलता नहीं है। चेयरमैन अभी भी उसे डोमिनेट किए जा रही होती है। यहाँ पे एंग्री उसका अटैक ब्लॉक करते हुए सोचता है, धत तेरी क्या आखिर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है? मैं इस औरत का एक अटैक तक ठीक से ब्लॉक नहीं कर पा रहा हूँ। और एंग्री का ऐसा सोचते साथ ही वो अटैक अचानक से बवंडर में तब्दील हो जाता है या फिर आप बोल सकते हो कि वो अटैक ब्लास्ट हो जाता है और फिर हर जगह धूल ही धूल हो जाती है। और जब धूल छटता है तो जीसीओक को दिखाया जाता है और वो देखता है एंग्री को जो बेहोश हो चुका होता है, जो कि चेयरमैन कितने ज्यादा खतरनाक अटैक को झेल भी नहीं पाया। फिर चेयरमैन पीछे घूम के जीसीओक की तरफ देखती है और गाइस यहाँ पे तो आपने देख ही लिया होगा चेयरमैन कितनी ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने बिना पसीना बहाए इतना ज्यादा ताकतवर अटैक किया जिस सेम रीजन की वजह से जीसीओक भी अपने बहन से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। और चेयरमैन जीसीओक से पूछती है, बाकी सब कहाँ है? जो सुन के जीसीओक कंफ्यूजन में बोलता है, क्या बाकी सब? और उसे याद आता है जी और वुन के बारे में। और फिर सीन शिफ्ट होता है वुन की तरफ जो कि काफी ज्यादा घायल हालत में पड़ा हुआ था और साइड में जियो भी पड़ा हुआ था बेहोश। और उन दोनों की ऐसी हालत बेओरन की पिछले अटैक की वजह से होती है। और उसके बाद जियो भी जग जाता है और वो मन में सोच रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी वो बेओरन को देखता है जो कि उसे बोलता है, ओ तो तुम मरे नहीं हो। और ये बोलते साथ वो जियो के मुंह पे एक मुक्का मार देता है। और इस वक्त जियो की ऐसी हालत बिल्कुल भी नहीं होती कि वो अपने आप को डिफेंड करे, जिस वजह से वुन बेओरन के ऊपर अटैक करता है। पर बेओरन उसको ब्लॉक कर लेता है और उसका अटैक ब्लॉक करता देख वुन काफी हैरान हो जाता है
और बेवरन उसे देख बोलता है, लगता है तुम्हारी जो एनर्जी वो धीरे धीरे बाहर निकल रही है, तुम बैठ जाओ, तुम इसके बाद हो, क्योंकि मैं पहले इस बच्चे से डील करूंगा। और बेवरन की ऐसी बातें सुन के वुन काफी तक घबरा जाता है और यहाँ पे वो खुद के लिए नहीं जियो के लिए घबरा रहा होता है। और यहाँ पे बेवरन अपनी उंगली गर्म करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे परेशानी में डाल सकते हो? हाँ? और फिर वो अपने गर्म उंगली को जियो के पैरों के अंदर डाल देता है, जिससे जियो को काफी तकलीफ हो रही होती है और वो चिल्ला रहा होता है। लेकिन बेवरन अभी भी नहीं रुक रहा होता और वो बोल रहा होता है, क्या ये दर्द कर रहा है? पर ये काफी नहीं है। और फिर बेवरन उनकी तरफ देख के बोलता है, क्या तुम अभी से डर रहे हो? वैसे जो तुम्हारा दोस्त है वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही चिल्ला रहा है। और फिर वुन बेवरन को बोलता है, बस बहुत हो गया, अब रुक जाओ। जिससे बेवरन रुक भी जाता है। और फिर बेवरन वुन से पूछता है, आखिर हुआ क्या है? और जियो इस वक्त काफी डरा हुआ और दर्द में होता है और वुन भी जियो की हालत में पहली बार देख रहा होता है, इसलिए वो भी अंदर तक सहम जाता है। और बेवरन जियो को देख के बोलता है, जरा इस चूहे को तो देखो। वुन चिल्ला के बोलता है, हे रुक जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बोलने को तैयार हूँ। तुम मेरे दोस्त के साथ ये सब करना बंद करो और उसे जाने दो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सब कुछ बोल दूंगा तुम्हें, जो कुछ मैं जानता हूँ। जो सुन के बेवरन एक सेकंड के लिए खामोश हो जाता है और वुन अभी भी बोले जा रहा होता है, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे पूछा था कि मेरे प्रोफेसर कहाँ पे है? मैं वो तुम्हें बता दूंगा और मैं तुम दोनों के साथ भी जाऊंगा और फिर तुम लोग मुझे भेज देना अपने क्लाइंट के पास। तो बेवरन ही सुन के बोलता है, अरे वाह, ये ऑफर उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। तो वुन फिर से बोलता है, तुम लोग यहाँ से जाने के लिए काफी जल्दी में थे ना, तो आखिर तुम लोग यहाँ पे टाइम अपना वेस्ट क्यों कर रहे हो? जो सुन के बेवरन बोलता है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। पर तभी कोई बोलता है, इसके बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हें ऐसे मुसीबत में छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। और अपने प्रोफेसर को धोखा देने के बारे में तो सोचना भी मत, तुम उन्हें दूसरी बार धोखा नहीं दे सकते हो, वो भी मेरे लिए। तो वुन गुस्से में चिल्लाते साथ बोलता है, जियो अभी ये बहस करने का समय नहीं है। पर जियो मुस्कुराते हुए बोलता है, शुक्रिया वुन मुझे अपना दोस्त कहने के लिए। मैं अपने दोस्त के लिए किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता हूँ। और जियो की ये बात सुन के वुन काफी हैरान और इमोशनल हो जाता है और इन दोनों की ऐसी बातें सुन के बेवरन हंसने लगता है। और फिर बेवरन बोलता है, शायद तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर तुम लोग किस मुसीबत में हो। और हाँ, तुम जिंदा इसीलिए हो क्योंकि मैं तुम्हें भी बेचने वाला हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्त को थोड़ा और भी ज्यादा बढ़ा देता हूँ, ये पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा दर्दनाक होगा। और ये बोलते साथ बेवरन जियो के ऊपर अटैक कर देता है और जियो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वुन बोलता है, नहीं रुक जाओ। पर तभी वहाँ पे कोई आके बेवरन का हाथ पकड़ लेता है और उस पर्सन को देख के जियो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वुन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और वो पर्सन असल में और कोई नहीं, अपना केडन ही होता है, वो भी ह्यूमन फॉर्म में। और बेवरन उसे देख के पूछता है, आखिर तुम हो कौन? पर केडन की कोई बात नहीं सुनता, इसका हाथ पे एक चमेट मारता है जिससे बेवरन का हाथ ही टूट जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं 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 नहीं, मेरा हाथ, ये क्या हो गया? लेकिन इससे भी केडन का गुस्सा कुछ शांत नहीं होता और अभी भी वो काफी ज्यादा गुस्से में बेवरन को ही देखे जा रहा होता है। लेकिन बेवरन अभी भी अपने हाथ टूटने की वजह से दर्द में करा रहा होता है और केडन उसे देख के बोलता है, ये तो बड़ा कमजोर लेग पीस है। और केडन की ऐसी हरकतें देख के बेवरन काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो उस पर अटैक करते हुए बोलता है, साले आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ तोड़ने की? और जियो ये सब देख के घबरा जाता है और बोलता है, मिस्टर केडन संभल के। लेकिन केडन वो तो अपनी स्वैग में होता है। केडन ने घुमा के लात मारता है बेवरन की ठुड्डी पे और उस एक लात से बेवरन बहुत दूर उड़ जाता है। और फिर बेवरन एक जगह पे टप्पा खा के रुकता है और फिर अपना ठुड्डी पकड़ के बोलता है, आखिर तुम हो कौन? और फिर बेवरन को कुछ अजीब सा लगता है और जब वो अपना मुंडी उठा के देखता है तो उसके सामने केडन बैठा हुआ रहता है। और केडन बेवरन को देख के बोलता है, मेरे पास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम रहते हैं, तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, मुझे इस चीज को और तुम्हें जल्दी खत्म करना पड़ेगा। तो सुन के बेवरन डर जाता है और वो कहता है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और उसके बाद केडन अपनी उंगली में एक इलेक्ट्रिक बॉल बना लेता है और बोलता है, हे तुमने कुछ ऐसा ही किया था ना, तुमने इसी जगह पे इसी चीज की मदद से उस बच्चे को टॉर्चर किया था, है ना? और केडन को ये करता देख बेवरन की तो फट जाती है और उसके बाद केडन वो इलेक्ट्रिक बॉल बेवरन के पैर के अंदर डाल देता है और केडन उसे टॉर्चर करते हुए बोलता है, हे आखिर क्या हुआ? क्या तुम्हें मजा नहीं आ रहा? पर यही चीज जब तुम दूसरे लोगों के साथ करते हो तब तो तुम्हें काफी तो मजा आता है। और फिर हमें बेवरन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा दर्द में चिल्ला रहा होता है और केडन का इतना ज्यादा भयंकर रूप देख जियो भी हैरान हो जाता है। और फिर केडन अपनी उंगली बेवरन के पैर से निकाल देता है और इस चीज से बेवरन तो रोने ही लगता है। और फिर बेवरन रोते हुए केडन को बोलता है, हे रुक जाओ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। पर केडन अभी भी नहीं मानता और वो बोलता है, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये सब बोलना बेकार है, मैंने तो बस अभी शुरू ही किया है। जो सुन के बेवरन और भी ज्यादा घबरा जाता है और केडन बेवरन को बोलता है, मैं भी एक बैरियर बनाने वाला हूँ जिससे बेकार की आवाज बाहर ना जाए और कोई आवाज अंदर ना आए। और फिर केडन अपना स्पेशल आइसोलेशन यूज करता है। तो फिर ठीक है, अब तुम दर्द के सीमाओं को भी पार करने वाले हो। जो सुन के बेवरन तो बच्चों की तरह रोने लगता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे स्किन को धीरे धीरे उतारूंगा जिससे तुम्हारा दर्द और भी ज्यादा बढ़ेगा। और ये सुन के बेवरन समझ जाता है कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। पर तभी जियो बोलता है, मिस्टर केडन रुक जाइए, जिससे केडन रुक भी जाता है और जियो केडन को बोलता है, मिस्टर केडन प्लीज
प्लीज रुक जाइए। और गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे तो केडन का जो स्पेशल आइसोलेशन है वो जियोंगयू से बिल्कुल अलग है। ये इसीलिए हो सकता है क्योंकि दोनों की एबिलिटीज अलग है। वैसे मुझको खुद को पता नहीं कि ये किस लिए है, ये हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जुजुत्सु काइसन का डोमेन एक्सपेंशन जैसा है। वहाँ पे सबका डोमेन अलग होता है और यहाँ पे सबका स्पेशल आइसोलेशन अलग होता है। और क्या आप मेरे बात से एग्री करते हो तो वो कमेंट में बताइए, और अगर आपको इस बारे में कुछ और लगता है वो भी बताइए। और यहाँ पे जियो किरण को बोलता है, मिस्टर किरण बस बहुत हो गया, आपको मेरे लिए किसी को मारने की जरूरत नहीं है। और ब्योरन जब किरण का नाम सुनता है तो वो सोचता है, किरण, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये नाम मैंने पहले भी कहीं सुना है। खैर जो भी हो, मेरे पास अभी ये सब चीजें सोचने का समय नहीं है। मुझे बस एक अच्छे मौके का तलाश है जब मैं इसे मार सकूं। और दूसरी तरफ किरण का ध्यान पूरी तरीके से बढ़ चुका होता है और वो जियो की तरफ देख के बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम मुझे बचाना चाहते हो जो तुम्हें कुछ देर पहले मारना चाहता था? तो जियो इसके जवाब में बोलता है, मैं किसी के भी सामने कोई अच्छा बनना नहीं चाहता हूँ, मैं बस यही नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई मरे या फिर आप किसी को मारो। जो सुन के किरण जियो की तरफ देखता है, जियो किरण की तरफ, और किरण जियो को देख के बोलता है, क्या ही तो बकवास है, आखिर ये बच्चा हंस क्यों रहा है? और फिर किरण जियो की तरफ आते हुए बोलता है, आखिर अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? जो सुन के जियो बोलता है, मैं पहले से ज्यादा बेहतर हूँ। जो सुन के किरण बोलता है, ओ अच्छा, तो तुम पहले से ज्यादा बेहतर हो। जो सुन के जियो हंसने लगता है और जियो की ऐसी बेवकूफों जैसी हरकतें देख किरण उसके सर पे टपली मारने लगता है और वो किरण को देख के सोचता है, किरण ब्रेक। और फिर हमें एक पास की मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पे वुन अपने प्रोफेसर मतलब डेलन से बात कर रहा होता है और उस जगह पे डेलन वुन को समझा रहा होता है, देखो वुन, मेरी बात ध्यान से सुनो, किरण के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए और तुम अपने दोस्त मतलब जियो को भी ये सब पूछ के परेशान मत करना। क्या तुम मेरी बात समझ गए? भूल जाओ कि उस दिन कुछ हुआ था, भूल जाओ कभी वो दिन आया भी था। ऐसा दिखाओ कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो। जो सुन के वुन बोलता है, हाँ सर मैं समझ गया। और फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पे ब्योरन बोलता है, चलो जल्दी से मर जाओ। और फिर सभी उसकी तरफ काफी हैरानी से देखते हैं किरण को छोड़ के। और फिर ब्योरन उसी हमले का यूज करता है जो कि उसने जी और वुन के ऊपर यूज किया था, जो देख के जी और वुन थोड़े हैरान हो जाते हैं और घबराने भी लगते हैं। बेवकूफो, तुम लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए हो। तुम लोगों को क्या लग रहा था, क्या मैं कमजोर हूँ? अब तुम सब जाओ जाके हेल में सरो। और किरण उसकी ये बात सुन के बोलता है, हम नहीं, तुम मरने वाले हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि किरण की जो बिजलियां होती है वो धीरे धीरे ब्योरन की तरफ जा रही होती है और ये देख के ब्योरन काफी हैरान हो जाता है और फिर ब्योरन को जोरदार बिजली के झटके लगने लगते हैं और किरण की इस अटैक से वहाँ पे काफी ज्यादा रोशनी हो जाती है जिससे जियो और वुन भी कुछ नहीं देख पाते। और फिर हमें ब्योरन को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से जल चुका होता है और बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर ब्योरन वहाँ पे गिर जाता है और किरण को देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो सब कमजोर लोगों से लड़के काफी ज्यादा पक चुका होता है। पर उसी वक्त जियो किरण को बुलाता है और किरण उसकी तरफ जाते हुए बोलता है, अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे और कोई काम नहीं है जो मैं कर पाऊँ। और फिर किरण उनके पास जाता है, उसके कंधे पे हाथ रख के उससे बोलता है, तो बच्चे तुम काफी ज्यादा बहादुर हो और हाँ उसके साथ मेरे बारे में किसी को भी कुछ भी मत बताना। और फिर किरण वहाँ से चला जाता है और किरण के ऐसे चले जाने से जियो और वुन थोड़े हैरान होते हैं। और फिर वहाँ पे कोई और पर्सन आ जाता है। जियो जब भी घूम के देखता है तो पता चलता है तो वो लोग चेयरमैन और जीसीओक होते हैं और जियो ने देख के काफी खुश हो जाता है और बोलता है, भगवान का शुक्र है कि जीसीओक तुम ठीक हो। तो जीसीओक इस जवाब में बोलता है, ओ अच्छा, तो तुम लोग जिंदा हो? ऑफ कोर्स मैं सही सलामत हूँ, बिल्कुल सिंगल पीस में। आखिर तुम लोगों को क्या लगा था कि मैं तुम लोगों को जितना कमजोर हूँ? और वो जीसीओक को बोलता है, जीसीओकियो शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। और फिर वो लोग काफी अजीब तरीके से जीसीओक को देखते हो, जो देख के जीसीओक बोलता है, बकवास, मैं तुम्हें वहाँ पे बचाने के लिए नहीं गया था, वो बास्टर्ड्स वो हमारे टेरिटरी में आए थे, तो मैं वहाँ पे उन्हें थोड़ा सबक सिखाने के लिए गया था, तुम गलतफहमी में मत रहो। क्या आखिर तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देखे जा रहे हो तब से? और फिर उन तीनों की नजर चेयरमैन पे जाती है जो कि ब्योरन के पास खड़ी रहती है और ब्योरन मर गया है या फिर जिंदा है वो हमें अभी तक बताया नहीं जाता। और जो देख के जियो थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, ओह ये तो। पर वो उसका बात काटते हुए बोलता है, नहीं, हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं कि ये किसने किया। जो सुन के जियो उनकी तरफ देखता है और वो बोलता है, जब उसने हमारे ऊपर अटैक किया था हम लोग बेहोश हो गए थे और जब हमारी आंख खुली तो हमने देखा कि वो ऐसी हालत में पड़ा हुआ है। और उनके कहने के बाद चेयरमैन उन निशानों की तरफ देखती है और सोचती है, इन निशानों को देख के ऐसा लग रहा है कि ये किसी चीज से जलाया गया है, पर ये दिखने में फायर जैसा नहीं लग रहा है। और फिर जीसस उसके पास जाता है और सोचता है, अरे भाई साहब, ये तो आग से जलाए जाने से भी ज्यादा बुरा है, इसके पास जो निशान है वो निशान बिल्कुल पिछले भाई जैसे ही है। और तभी जीसीओ को किरण की याद आती है कि किरण ने कैसे एंग्री की हालत खराब की थी और ये याद करके वो सोचता है ये जरूर फैटी ही होगा, क्या मैं अपनी बहन को बता दूं? नहीं, वो मेरे इस बात का विश्वास नहीं करेगी और उल्टा वो मुझे पागल भी समझेगी और अगर गलती से ये बात फैटी को पता चल गई तो ये मेरे लिए और भी ज्यादा बुरा हो जाएगा, मैं उस चीज को हैंडल भी नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद जीसीओ
को केडन की वो शैतानी हंसी याद आ जाती है और जिस वक्त वो सोच के डर के कांपने ही लगता है। और बस गाइस आज के लिए इतना ही, क्योंकि चैप्टर हो गया खत्म। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं, वो कमेंट में बताइए। और जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब नया वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलो अभी के लिए मैं चलता हूँ, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।